हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर यूपी योद्धा में। आज मैं आपके लिए एक ही बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आया हूं, जो अभी आपने नहीं कहीं देखा होगा। वह टॉपिक मैं आपके लेके आया हूं द्विघात समीकरण के मूल निकालने का। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है जो अभी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा और न ही तो अभी यूट्यूब पर ही मिलेगा। मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ लाया हूँ। ध्यान दीजिएगा, मैं सीधे ग्रीन बोर्ड पे चलता हूँ, आपका ध्यान ग्रीन बोर्ड पे रहेगा और वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। चलिए, लिखा है ए न्यू वे टू सॉल्व क्वाड्रिक इक्वेशन। एक नए तरीके से द्विघात समीकरण के मूल आप कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक नए तरीके से, एकदम नया तरीका है, एकदम नए तरीके से आपको हम द्विघात समीकरण के मूल कैसे निकालेंगे ये जानिए। जब बात द्विघात समीकरण की आती है बच्चों, जब बात द्विघात समीकरण की आती है तो आप देखे होंगे कि द्विघात समीकरण में x के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 2। x के अधिकतम घातों की संख्या कितनी होती है? 2। मैंने आपको पिछले वीडियो में, द्विघात समीकरण के वीडियो में बताया होगा, यदि x की अधिकतम घात कितनी होती है? 2। x की अधिकतम घातों की संख्या अगर 2 है बच्चों तो वह द्विघात समीकरण के रूप में होता है। मान लीजिए ax² + bx + c = 0 मैंने लिखा है। यहाँ आप समझिए x के अधिकतम घातों की संख्या कितनी है बच्चों? 2 है। तो जब 2 है तो x के कितने मूल निकलेंगे? x के कितने मूल निकलेंगे बच्चों? 2 मूल निकलेंगे। तो वही जो 2 मूल निकलते हैं, उस मूल को हम कैसे बिना गुणनखंड किए, जैसे आप गुणनखंड पूरा करते हैं तब बराबर 0 करते हैं तब जाके मूल निकालते हैं, बिना गुणनखंड किए मैं आपको एक ऐसा अनोखा तरीका बता दे रहा हूं, ऐसे अनोखी बात बता दे रहा हूं जिससे आप बिना गुणनखंड किए आप मूल निकाल सकते हैं, गुणनखंड के मूल को ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें मैंने 3 स्टेप लिया है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले स्टेप को समझें। लिखा द्विघात समीकरण में x² का गुणांक 1 होना चाहिए। अब बात आपके दिमाग में आ गई होगी कि सर गुणांक क्या है? गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं बच्चों कॉफिशिएंट। क्या कहते हैं? कॉफिशिएंट कहते हैं। जैसे यहाँ x² का गुणांक क्या है? a, x का गुणांक क्या है? b, c क्या है बच्चों? कांस्टेंट है, अचर पद है। मान लीजिए यहाँ कोई नंबर होता, x² में जिस अचर पद का गुणा होता है, x² में जिस अचर पद का गुणा होता है वही x² का क्या कहलाता है बच्चों? गुणांक कहलाता है, कॉफिशिएंट कहलाता है। तो इस स्टेप में मैंने लिखा है कि आपका कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 के अलावा और कोई कोफिशिएंट आपका नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह रहेगा तभी आप इस रूल का पालन कर सकते हैं। इसका मतलब दिमाग में सेट रहे कि हमारा कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। मैंने दूसरे स्टेप में लिखा है x के गुणांक का चिन्ह बदल कर आधा कर दीजिए। x का जो गुणांक होगा, जैसे मैंने आपको बताया कि x² में जिस अचर पद का गुणा होता है वही उसका गुणांक कहलाता है। अभी आप ये सुने, वैसे x में जिस अचर पद का गुणा होता है, x में जिस अचर पद का गुणा होता है वही x का क्या कहलाता है बच्चों? गुणांक कहलाता है। मान लीजिए यह प्लस में दिया गया है तो आप चिन्ह बदल दीजिए। प्लस में दिया गया तो चिन्ह क्या करिए? बदल दीजिए। बदल कर उसका आप आधा कर देंगे तो मैंने लिखा है -b/2 एनी नंबर k। मतलब कोई एक यहाँ वेरिएबल होगा, कोई अचर पद होगा, कोई वेरिएबल होगा, सॉरी अचर पद नहीं, चर पद कहिए, कोई चर पद होगा, क्योंकि कांस्टेंट जब आप कहेंगे तब अचर पद होगा। कोई एक वेरिएबल होगा, जो भी वेरिएबल आएगा, के का कुछ भी वेरिएबल आ सकता है। स्टेप 3 में मैंने लिखा है के में कोई एक वेरिएबल जोड़ दीजिए और घटा दीजिए। के में कोई एक वेरिएबल, के का जो वैल्यू आएगा, मान लीजिए जो के आएगा वह किस में आएगा? वह जो के आएगा बच्चों वह अचर पद में आएगा। ये ध्यान दीजिएगा, माइंड सेट कर लीजिए। के जो आएगा वह अचर पद में आएगा, लेकिन जो पी है, पी क्या है? पी क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल है मतलब चर पद है। के क्या है? कांस्टेंट है। के कांस्टेंट है। यहाँ मान लीजिए कांस्टेंट को सी से डिनोट करते हैं, ये के मत समझिएगा, लेकिन के की जगह कोई अचर पद आएगा और p आपको एक वेरिएबल जोड़ना है, एक हटा दीजिए। हमने यहाँ p लिखा है तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए सर आपने p लिखा तो हम भी p लिखें। p लिख दीजिए, a लिख दीजिए, b लिख दीजिए, c लिख दीजिए, लेकिन आप वेरिएबल को जोड़ेंगे और वेरिएबल को ही घटाएंगे। वेरिएबल का मतलब होता है बच्चों चर पद और कांस्टेंट का मतलब होता है अचर पद। इस बात को एकदम अच्छी तरह से समझ लीजिए। और
के प्लस पी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में के माइनस पी बराबर सी मैंने लिखा है। इसको मैंने माना है समीकरण नंबर 1। इसको मैंने क्या माना बच्चों? समीकरण 1। वेरिएबल और कांस्टेंट को अच्छी तरह से समझ लीजिए। वेरिएबल और कांस्टेंट को अच्छी तरह से आप समझिए। लिखा आगे, उसी के आगे मैं जो स्टेप आपको मैंने अभी बताया बच्चों, उसी के आगे देखिएगा। मैंने एक ब्रैकेट में लिखा था के माइनस पी, एक ब्रैकेट में के प्लस पी बराबर सी लिखा था। ध्यान दीजिए, उसके आगे के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर सी। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिफाई में बच्चों पढ़ा है। आपने अलजेब्रिक आइडेंटिफाई में ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होगा। ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी के रूप से के स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर मैंने क्या लिख दिया बच्चों? सी। के स्क्वायर माइनस सी को हम पक्षांतर करके इधर ला दिए, पी को माइनस पी स्क्वायर इधर कर दिए तो प्लस में आ गया। अब आपको पता है अगर किसी चीज के ऊपर स्क्वायर लगा है, उसको जब आप इधर करेंगे तो क्या हो जाता है बच्चों? करड़ी में हो जाता है। तो करड़ी में के स्क्वायर माइनस सी प्लस माइनस जो करड़ी की वैल्यू आती है वह धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों होती है। अब जो p की वैल्यू आप निकालेंगे उसको आप कहाँ रख देंगे? समीकरण नंबर 1 में। और समीकरण नंबर 1 क्या था बच्चों? k प्लस पी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में k माइनस पी बराबर क्या था? c। आपने ध्यान दिया होगा जब p का मान आप समीकरण 1 में रखकर देखेंगे तो आपको 2 मूल मिल जाएगा। जो गुणनखंड करके आप 2 मूल निकालते थे, इस प्रोसेस जो मैंने आपको ये तरीका बताया है, इस तरीके से आप समीकरण के 2 मूल निकाल सकते हैं। हाँ समझिएगा बच्चों, मैंने कहा था कि अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाता हूँ। जो आपने फर्स्ट स्टेप देखा था, पहले आप स्टेप को दिमाग में सेट करिए। फर्स्ट स्टेप में मैंने बताया था कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होना चाहिए बच्चों? 1 है कि नहीं? यहाँ है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी गई है। जहाँ बीजगणित में कोई संख्या नहीं लिखी जाती वहाँ हम समझ लेते हैं कि उसका गुणांक कितना होता है? 1। मैंने कहा था सेकंड स्टेप में, मैंने कहा था जो b का गुणांक होगा, तो आप देख रहे होंगे ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा है। b का गुणांक यहाँ कितना है? यहाँ 11x है बच्चों। तो b का गुणांक कितना है? 11। कितना है? 11। तो मैंने कहा था कि आप उसका क्या कर देंगे? आधा। आप उसका क्या कर देंगे? आधा। और आपने फार्मूला लिखा था k प्लस पी, के माइनस पी बराबर c, यही लिखा था। आप ध्यान दीजिएगा, k की जगह इसका जो आपने आधा किया है, और ये भी बताया गया था आधा आप चिन्ह बदल कर करेंगे। तो चिन्ह जब बदलेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 11 है तो माइनस 11/2 आप k की जगह लिख देंगे, प्लस p और इधर माइनस 11/2 माइनस p बराबर c क्या है? कांस्टेंट, इसकी जगह लिख देंगे बच्चों 18। एक बात को एकदम समझ लीजिए, कैसे वैल्यू रखना है तो बातें आपको समझ में आ जाएंगी। फिर से समझें, फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है बच्चों, तो ये मान लीजिए ये सवाल लगाने लायक है। दूसरे स्टेप में मैंने कहा था जो b का गुणांक है उसमें आप चिन्ह बदल दीजिए। चिन्ह आपने बदला और उसका आधा कर दीजिए और k की जगह रख दीजिए। मैंने रख दिया। आप यहाँ बताया गया a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगाइए, लगा दीजिए। क्या होता है? माइनस 11/2 का होल स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर c। c की जगह क्या है? c है। c की जगह यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ c की जगह हम c लिख दिए, गलती कर दिए। यहाँ c की जगह होना चाहिए 18। कितना होना चाहिए? 18। c नहीं होना चाहिए। चलिए अब यहाँ कितना आ जाएगा? 121/4। ध्यान दीजिएगा, 11 का करें वर्ग 121, 2 का 104 माइनस p बराबर पी स्क्वायर बराबर 18। समझिए, आप पक्षांतर कर दीजिए। 121/4 माइनस 18 बराबर पी स्क्वायर। समझिएगा, अब हम क्या करेंगे? 121/4 ध्यान दीजिएगा माइनस 18/1 बराबर पी स्क्वायर। एलसीएम लीजिए यहाँ बच्चों 4, यहाँ कितना आ जाएगा? 121। 1 में 4 का गुणा करेंगे तो 1 चौके 4, 18 चौका 72 बराबर पी स्क्वायर। और यहाँ 121 में 72 घटा दीजिए, कितना आएगा? 9। 11 में से 2 निकाल दिए 9, यहाँ बचा 11। 11 में से 7 निकाल दिए 4, मतलब बचा 49/4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों?
पी स्क्वायर और अंडर रूट में 49/4 बराबर पी। तो पी की वैल्यू आ गई बच्चों ±7/2। ध्यान दीजिएगा, पी का मान कितना आ गया बच्चों ±7/2। और मैंने कहा था जो पी की वैल्यू आएगी इसको आप, ये आपका क्या था, ये आपका था समीकरण नंबर 1। पी का मान आप समीकरण 1 में रख दीजिए, यहीं रख के दिखा रहे हैं आपको 7/2। अब यही रखिए जो यहाँ निकाले हैं आप -11/2। ध्यान दीजिएगा यहाँ थोड़ा सा वैल्यू में कैसे रख रहा हूँ, -11/2 प्लस पी। एक बार आप प्लस कितना रखेंगे 7/2। एक बार प्लस में रखिए, 11 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा -4/2 आएगा यहाँ आपका -2। ध्यान दीजिएगा एक कितना आ गया -2। आप एक बार प्लस में रखें, एक बार माइनस में रखिए, -11/2। ध्यान दीजिएगा यही रख रहे हैं हम, एरो लगा दे रहे हैं। -11/2 -7/2, 11 में 7 जोड़ेंगे बच्चों -18/2 करेंगे तो कितना आएगा -9। आप इस गुणनखंड को कर लीजिए, इस गुणनखंड को करके बराबर 0 करेंगे तो आपको समीकरण के 2 मूल प्राप्त होंगे। एक ब्रैकेट में आएगा x+2, अगले ब्रैकेट में आएगा x+9। जब आप बराबर करेंगे तो एक आएगा -2, एक आएगा -9। तो मैंने यहाँ आपको करके दिखा दिया है। इस रूल के जरिए, इस रूल के तरीके से आप x के दोनों मूल को अच्छी तरह से निकाल सकते, हाँ चलिए एक एग्जाम्पल मैं और आपको बता दे रहा हूँ बच्चों, जिससे आपको एकदम पूर्ण रूप से क्लियरिटी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट स्टेप में आपने देखा कि x² का गुणांक कितना होना चाहिए 1, तो यहाँ x² का गुणांक 1 है ऑलरेडी। मैंने कहा था बच्चों जो हमारा b का गुणांक होना चाहिए उसको आप उसका चिन्ह बदल कर उसका आधा कर दीजिए, और फार्मूला हमारा क्या था k + p, k - p बराबर c, समीकरण नंबर 1। ध्यान दीजिएगा तो बातें समझ में आ जाएंगी। k की जगह क्या करेंगे, इसका आधा कर दीजिए, -8/2 प्लस p, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में -8/2 माइनस p बराबर c की जगह क्या लिख देंगे 16। ध्यान दीजिए बातें अच्छे से समझ में आएंगी। भाग दीजिए, -4 प्लस p, एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में -4 माइनस p बराबर 16। कैसे ये -4 आया, दिमाग में आ रहा सर ये कैसे आ गया, 2 में 8 का पाड़ा पढ़ दीजिए आप, -4 आ जाएगा। चलिए लगाइए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, -4 का होल स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर 16। यहाँ कितना आ जाएगा 16 माइनस p स्क्वायर बराबर 16। अब आप पक्षांतर कर दीजिए, 16 माइनस 16 बराबर p स्क्वायर, 0 बराबर p स्क्वायर। इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू कितनी आ गई 0। मैंने कहा था p का मान आप समीकरण जो बनाए हैं यहाँ 1 में नहीं, जो यहाँ रखे हैं वहीं रख दीजिए। रखिए p की जगह रखना है आपको, तो रखिए लाइन खींच दे रहे हैं, समझिएगा, -8/2 प्लस 0 करिए तो क्या आएगा -8/2 आएगा, और काट देंगे तो कितने आएगा -4। पहला मूल आपका क्या आ गया बच्चों -4। एक बार हम 0 को धनात्मक रखेंगे, एक बार ऋणात्मक। अब आप रखिए -8/2 माइनस 0, यहाँ भी आप करेंगे तो -8/2 आएगा, मूल आपका क्या निकल के चला आएगा -4। इसका मतलब जब आप इसका गुणनखंड करेंगे x² + 8x + 16 का गुणनखंड आप कर लीजिए, एक ब्रैकेट में आएगा x+4, अगली ब्रैकेट में भी आएगा x+4। जब दोनों को आप अलग अलग 0 करेंगे बच्चों, जब आप दोनों को अलग अलग 0 करेंगे, देख लीजिए एक ब्रैकेट में x+4, अगले ब्रैकेट में भी x+4 आएगा बराबर 0 आएगा। जब आप इसको अलग अलग 0 करेंगे, x+4 बराबर 0, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको, x+4 बराबर 0, x बराबर 0 माइनस 4, x बराबर कितना आएगा -4। दोनों ब्रैकेटों को जब अलग अलग आप 0 करेंगे तो दोनों की वैल्यू -4 आएगी। लेकिन मैं इस नए तरीके से आपको बता दिया हूँ, जो आपको आज मैंने नया तरीका बताया, इस तरीके से भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं और
चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। इसका आप कई एग्जाम्पल आप अपने रफ में लगा के इसका यूज करिए और कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइए, और कमेंट बॉक्स में एग्जाम्पल्स लगाने के बाद उसको आप शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।